हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमरजीत स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। संसदीय व्यवस्था में देश का शासन जो है संविधान के अनुसार चलता है। हमारे देश में जो संविधान बनाया गया है उसमें कार्य करने के लिए 3 अंग बनाए गए हैं। संविधान के कितने अंग हैं? तीन प्रमुख अंग हैं। विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। हम लोग आज के वीडियो में इसी के बारे में पढ़ेंगे कि विधायिका क्या होती है, इसके कार्य क्या होते हैं और इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। कार्यपालिका क्या होती है और कार्यपालिका के क्या कार्य होते हैं और इनमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। न्यायपालिका क्या होती है और न्यायपालिका में कौन कौन लोग शामिल होते हैं और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कोई भी कानून बनाने की शक्ति जो है वो विधायिका के पास होती है। यदि देश में कोई कानून बनाया जाएगा तो उसकी शक्ति किसके पास है? विधायिका के पास है। और विधायिका ने जो कानून बनाया है उसे लागू कराने की शक्ति कार्यपालिका के पास होती है। जो कानून बना है इसे लागू कराने में किसी प्रकार की समस्या आती है या न्यायिक चुनौती आती है या कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे सजा या न्याय करने की शक्ति न्यायपालिका के पास होती है। मतलब कानून बनाने की शक्ति विधायिका के पास है और जो कानून विधायिका ने जो कानून बनाया है उसे लागू कराने की शक्ति कार्यपालिका के पास होती है। और इन दोनों से संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न होंगी उसके निपटारे के लिए न्यायपालिका होती है। अब हम लोग एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग विधायिका के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं और इसके क्या कार्य हैं। विधायिका विधायिका का कार्य है कानून बनाना। हमारे देश में कानून 2 स्तर पे बनाए जाते हैं, एक केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य या प्रांत स्तर पर। संघ सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है और राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होता है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य के पास होता है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं और संघ सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है और राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होता है। केंद्र स्तर पर कानून बनाने की जो व्यवस्था है उसे क्या कहते हैं हम? संसद। संसद के 2 अंग हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इन दोनों के जो सदस्य होते हैं उन्हें हम लोग सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं? जो राज्यसभा के सदस्य हैं और लोकसभा के सदस्य हैं उनको हम सांसद कहते हैं। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के भी 2 अंग हैं, विधान परिषद और विधानसभा। इन दोनों के जो सदस्य होते हैं उनको हम विधायक कहते हैं। विधान परिषद जो होती है यह सभी राज्यों में ज़रूरी नहीं होती है, ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने यहाँ विधान परिषद रखना चाहते हैं कि नहीं। अभी वर्तमान में 7 राज्यों में विधान परिषद है और विधानसभा जो होती है यह सभी राज्यों में होती है। विधानसभा जो है ये सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है। दिल्ली और पुदुचेरी में भी विधान सभा है। अगला अंग है कार्यपालिका। कार्यपालिका का कार्य क्या है कि विधायिका ने जो कानून बनाया है उसे लागू करवाना। आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि हमारे यहाँ 2 स्तर पर कानून बनाए जाते हैं, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर जो कानून बना है उसे लागू कराने का कार्य केंद्र का होगा और जबकि जो राज्य स्तर पर कानून बना है उसको लागू करवाने का कार्य राज्य का होगा। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका में कौन कौन लोग आएंगे और राज्य स्तर पर कार्यपालिका में कौन कौन लोग आएंगे, आइए समझते हैं। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका में कौन कौन लोग आएंगे। केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये सभी लोग केंद्र स्तर की कार्यपालिका में आते हैं। जबकि राज्य स्तर की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता।
राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के माध्यम से किया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति को कार्यपालिका की नामी शक्ति माना जाता है और प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख माना जाता है। प्रधानमंत्री के अधीन मंत्री परिषद होते हैं और मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री होते हैं और एक राज्य मंत्री होते हैं और एक उप मंत्री होते हैं। ये तीनों मंत्री भी कार्यपालिका के अंग हैं। केंद्र की कार्यपालिका की ही तरह राज्य में भी कार्यपालिका होती है, जिसका प्रमुख जो होता है राज्यपाल होता है और वास्तविक जो प्रमुख होता है मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होती है और महाधिवक्ता होता है। कार्यपालिका को हम लोग 2 स्तर पर डिवाइड कर सकते हैं, एक अस्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत जो अधिकारी लोग होते हैं ये अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये अस्थायी होते हैं, इनकी रिटायरमेंट 60-62 साल पर होती है। जबकि अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत राजनीतिक व्यक्ति आते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो है 5 साल पे रिटायर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति जो है ये भी 5 साल, प्रधानमंत्री 5 साल पे। तो अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत राजनीतिक व्यक्ति आते हैं और अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत अधिकारी लोग आते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ कार्यपालिका के बारे में जाना कि कार्यपालिका के कार्य क्या होते हैं और इसमें कौन कौन लोग आते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सबके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य बनाए रखें, सभी टॉपिक डिटेल में कंप्लीट करवाए जाएंगे। बस आप लोग अपने चैनल को सपोर्ट करते रहिए, जिससे जो भाई बहन गांव में रहकर तैयारी कर रहे हैं या अच्छी कोचिंग में नहीं पढ़ सकते हैं, उन लोगों के लिए आपका अपना चैनल अमरजीत स्टडी पॉइंट है। बस आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जो जीएस के पोर्शन में आपका सवाल गलत हो जाए। तीसरा अंग है न्यायपालिका। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसे दंड देने का कार्य न्यायपालिका का होता है। भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। क्या रखा गया है? स्वतंत्र रखा गया है। न्यायपालिका को एकीकृत रूप में सजाया गया है, एकीकृत रूप में। एकीकृत का अर्थ होता है ऊपर से नीचे, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगा, फिर हाई कोर्ट होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। राज्य स्तर पर सबसे बड़ा न्यायालय जो होता है वो हाई कोर्ट होता है और केंद्र स्तर पर सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है। इसका तात्पर्य यह नहीं लगाया जा सकता कि हाई कोर्ट जो है ये राज्य का है और सुप्रीम कोर्ट जो है ये केंद्र का है। बस यह एक कार्मिक श्रृंखला है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हैं, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को आप नहीं मानते तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यदि आप हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। न्यायपालिका एकीकृत है, स्वतंत्र है और निष्पक्ष रूप से कार्य करती है। नीति निर्देशक तत्व में हमने अनुच्छेद 50 पढ़ा था, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कही गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री जो है ये कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे और जो न्यायालय होंगे, जो जज वगैरह होंगे, ये न्यायपालिका के अंतर्गत आएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जब प्रधानमंत्री और न्यायपालिका की साठगांठ हो जाएगी तो निष्पक्ष न्याय नहीं मिल पाएगा। यदि कार्यपालिका कोई गलत कार्य कर रही है तो न्यायपालिका उस पर दबाव नहीं डाल पाएगी। इसलिए दोनों अलग अलग रहकर कार्य करेंगे तो जनता की भलाई हो सकती है और जो हमारे नीति निर्देशक तत्व में लोक कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है वो भी पूरी होगी। ये आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कही गई है। आप लोग समझ गए होंगे कि कार्यपालिका के क्या कार्य होते हैं, विधायिका के क्या कार्य होते हैं और न्यायपालिका के क्या कार्य होते हैं। हमने पढ़ा कि विधायिका में केंद्र स्तर पर कौन कौन लोग आते हैं, राज्य स्तर पर कौन कौन लोग आएंगे,
कार्यपालिका में केंद्र स्तर पर कौन कौन लोग आएंगे और राज्य स्तर पर कौन कौन लोग आएंगे। और न्यायपालिका को हमारे देश में एकीकृत रूप में अपनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन तीनों का कार्य है कि एक दूसरे का सपोर्ट करना। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों का कार्य है कि एक दूसरे का सपोर्ट करना। ये तीनों मिलकर भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ बनते हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ये लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं। और चौथा स्तंभ जो है उसको मीडिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मीडिया को। लोकतंत्र के 3 स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया को कहा जाता है। हमें उम्मीद है आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और किस प्रकार के सवाल आए हुए हैं और किस प्रकार के सवाल आने की संभावना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में हम लोग कार्यपालिका के अंतर्गत पहला टॉपिक राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।